राव इंद्रजीत ने गार्गी के नाम को अपोज कर दिया, फलाने ने फलाने के नाम को अपोज कर दिया। ये कयास हैं, पता नहीं अंदर की बातें बाहर वालों को कौन बताता है। जो प्रत्याशी उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे उसके बारे में पहले से चर्चा शुरू हो जाती है। अब पिछले 3 चुनाव से तो मैं देख रहा हूँ कि स्वामी धर्मदेव जी का नाम आता है और आके गायब हो जाता है। एन वक्त पे उन्हें कहना पड़ता है कि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ या मैं दौड़ में नहीं हूँ। वो अदर से सुनील मुसेपुर की भी टिकट काटने की बात हो रही है। चलो दें किसी को भी, लेकिन चेहरा तो बदला जा रहा है, चाहे वो घर में भी हो। चेहरा जब आप एक प्रत्याशी की वाइफ को तो टिकट दे सकते हैं, इट मीन्स उस चेहरे पे डाउट है ना आपको। हरियाणा में बीजेपी जिस मोड़ पर खड़ी है उसमें वो रिस्क नहीं ले सकती, ना ही राव इंद्रजीत को नाराज कर सकती है, राव नरवीर को नाराज कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को जो मिलेगा वो गर्व करेगी। सबसे पहला ऐतराज राव इंद्रजीत को नरवीर की टिकट पर होता था। अब एक स्वर मतलब कुछ भी नहीं है, आहट भी नहीं है। तो जिस तरह से एक आवाज़ आ रही है कि इन दोनों गठबंधन को वोट कटवा का नाम दिया जा रहा है, अक्सर बहुत सारे राजनीतिक हलकों में से वोट कटवा कहा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा कोई एमपीज को मैदान में उतारेगी। हाँ, हारे हुए कैंडिडेट या जिनकी टिकट कटी थी जी, वो प्रत्याशी हो सकते हैं विधानसभा के। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। एनजेपी हरियाणा के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं गुड़गांव से वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप नरूला जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आज हम इनसे बात करेंगे हरियाणा की राजनीति पर, दक्षिण हरियाणा की राजनीति पर, अहिरवाल की राजनीति पर। और जैसा कि आपने सुना, गुड़गांव में रह रहे हैं प्रदीप जी, तो यहाँ की समझ इनसे अच्छी किसे हो सकती है। तो गुड़गांव की चारों विधानसभा सीटों की आज इनसे बात करते हैं। शुरुआत गुड़गांव से ही करते हैं। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? अगर चारों विधानसभा सीटों को देखते हैं तो भाजपा कांग्रेस क्या समीकरण रहने वाले हैं? कोमल जी, एक्चुअल में पूरे संदर्भ में देखा जाए तो हरियाणा में बीजेपी जो है वो शहरी क्षेत्र की पार्टी मानी जाती है। ज़्यादातर उनके मतदाता वोटर्स वो शहरी मतदाता हैं। ग्रामीण अंचल में बहुत सारी पार्टियां हैं जो प्रभुत्व रखती हैं, चाहे पास्ट में आईएलडी रही हो, जेजेपी रही हो, और कांग्रेस भी बाकी सब जगह बहुत अच्छा प्रभाव रखती है। लेकिन जहाँ तक शहरी मतदाताओं की बात है वो बीजेपी को ही हमेशा वोट करता आया है। तो मेरा मानना ये है कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की जो 4 विधानसभा सीटों की जो आप बात कर रही हैं, उसमें 2 सीट ऐसी हैं, बादशाहपुर और गुड़गांव, जिसमें शहरी मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर पिछले परिणामों को के हालात को देख के चलें तो निस्संदेह बादशाहपुर और गुड़गांव सीट पर बीजेपी काफ़ी अच्छी मात्रा में, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में रह सकती है। और रही बात इसके अलावा दूसरी, सोना और पटौदी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। जैसे पिछले लोकसभा में हमने देखा कि बीजेपी से दलित मतदाता छटका हुआ नजर आया है। अगर स्थिति कमोबेश वैसी ही रहती है तो मेरे ख्याल से मुझे कहने में कतई भी हर्ज नहीं होगा कि कांग्रेस इन 2 सीटों पर बहुत ही बेहतर स्थिति में दिखाई देगी, क्योंकि पटौदी की रिजर्व सीट है, वहाँ वैसे ही एससी मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से पटौदी और सोना सीट पे, क्योंकि सोना मिली जुली सीट मानी जाती है, उसमें मेव मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी हद तक है। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो जहाँ तक गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, वो दोनों कांग्रेस और बीजेपी में 50-50 नज़र आ रहा है। अगर अब हम एक सीट के विस्तार से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं गुड़गांव से ही। इस विधानसभा सीट में टिकटार्थियों की बात करते हैं, टिकट वितरण का समय है। अगर भाजपा के कैंडिडेट देखते हैं तो किन 2-3 नामों को आप सजेस्ट करेंगे, या कौन 2-3 नाम है जो भाजपा जिन पर दांव खेल सकती है? कोमल, भाजपा का पिछला इतिहास देखा जाए तो 2-3 बार से बढ़िया प्रत्याशी जय सुधीर सिंगला पिछली बार थे, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में ज़्यादातर कास्टिज्म बेस पर ही चुनाव लड़ा जाता है। पिछले संदर्भ में देखा जाए तो सुधीर सिंगला या उससे पहले उमेश अग्रवाल, तो एक हर पार्टियां इस तरह का एक कंफर्टेबल जोन में आकर एक दाव लगाती हैं कि पिछली बार मतदाताओं ने
जिस तरह का वोट कास्ट किया, तो उस संदर्भ में देखें, वैसे तो बीजेपी जहाँ तक नज़र आ रहा है, जहाँ तक हालात पे हम नज़र डालें, तो बनिया या पंजाबी प्रत्याशी, इन दोनों में से एक पे दाव लगाएगी। जी, अगर हम बात करें यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं सुधीर सिंगला, उनकी टिकट पर कैची क्यों चल रही है, क्या वजह रही? कोई परफॉर्मेंस पुअर सिर्फ एक वजह है या फिर कोई दूसरे राजनीतिक कारण? नहीं, देखिए, परफॉर्मेंस पार्टियां अपने अपने तरीके से सर्वे कराती हैं। बीजेपी ने भी वो सर्वे कराया। पिछले 5 साल में सुधीर सिंगला की जो प्रेजेंस है पब्लिक के बीच में, वो ज़ीरो है। उसे हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मार्क्स नहीं दे सकते। और ये चीज़ें जब हम कॉमन लोगों को पता लग जाती है, तो पार्टियां भी ये चीज़ें समझती हैं और पार्टियां भी ये चीज़ें संदर्भ में लेती हैं। तो पार्टी के वर्कर्स भी एक तरह का फीडबैक देते हैं या सर्वे की एजेंसीज फीडबैक देती हैं। उन फीडबैक के आधार पर हम लोग पहले से ही चर्चा कर रहे थे। हम लोग अभी तो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं होते, जब हम लोग कई बार हंस के कह देते थे कि गुड़गांव की 4 सीटें पर कैंडिडेट बदले जाएंगे, और कमोबेश वो स्थिति हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले स्वामी धर्मदेव का नाम काफ़ी तेज़ी से चला था गुड़गांव विधानसभा के लिए। अब अचानक 2-3 दिन पहले उन्होंने खुद बोलना पड़ा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये जो परिस्थितियां थी, ये क्या पार्टी विचार कर रही है उनके नाम पे? कोमल एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक नीति होती है कैंडिडेट्स की, कि जो प्रत्याशी उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे, उसके बारे में पहले से चर्चा शुरू हो जाती है। अब पिछले 3 चुनाव से तो मैं देख रहा हूँ कि स्वामी धर्मदेव जी का नाम आता है और आके गायब हो जाता है। एन वक्त पे उन्हें कहना पड़ता है कि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ या मैं दौड़ में नहीं हूँ। तो ये प्रत्याशियों की, ये बीजेपी के जो टिकट चाहने वाले लोग हैं, ये उनकी परिकल्पना है कि उन्होंने किस स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी को कैसे बिठाना है। तो ये एक राजनीति है और इस राजनीति के तहत हर बार खेल होता है। जी। और अगर अब हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस के कौन से संभावित नाम हैं यहाँ से? देखिए, मेरे हिसाब से अगर टिकट वितरण में गुड़गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली, तो एक बार फिर सुखबीर कटारिया रिपीट होंगे यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से। हाँ, नहीं तो कांग्रेस जिस तरह की समीकरण देख रही है, क्योंकि गुड़गांव प्रॉपर जो सीट है उसमें पंजाबी बाहुल्य सीट मानी जाती है, लगभग 1 लाख से अधिक पंजाबी प्रत्याशी मतदाता हैं यहाँ। तो उसमें अगर ग्रोवर की बात करें, मोहित ग्रोवर की, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो उनका दावा भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन मोहित ग्रोवर के साथ एक छोटा सा फीडबैक, जो छोटा सा माइनस पॉइंट है, वो ये है कि उन्होंने पिछले चुनाव में लगभग 48,000 वोट लिए और उसके तुरंत बाद 5 साल गायब हो गए। अब 3-4 महीने से फिर दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगर ये संदर्भ लोगों के बीच में बहुत चर्चा है, क्योंकि हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के बीच में हम लोगों को व्यूज़ भी जानते हैं, और लोगों का व्यूज़ भी ये है कि ये आदमी 4.5 साल तो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। तो इससे थोड़ा सा उनके माइनस है। लेकिन मेरे ख्याल से, मैंने आपको फिर कहा कि पंजाबी से ये शहरी सीट है, और शहरी सीट में कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो आईएलडी हो, चाहे वो बीएसपी हो, ये मानकर चलती है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगी बीजेपी। और इसलिए मेरे ख्याल से प्रत्याशी का चयन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, अभी हमारे भाजपा के नाम रह गए थे, जाति आपने बताई थी, नाम रह गए। अगर नाम देखा जाए तो 1-2 नाम। देखो, प्रचलन में है, मुझे नहीं पता कि अगर कोई संसदीय कमेटी की कोई बैठक चल रही हो और बाहर आके छन के लोग जिस तरह की चर्चाएं करते हैं कि राव इंद्रजीत ने गार्गी के नाम को अपोज कर दिया, फलाने ने फलाने के नाम को अपोज कर दिया, ये कयास हैं। पता नहीं, अंदर की बात है, बाहर वालों को कौन बताता है। हम लोग भी बहुत सारे लोगों के साथ टच में हैं, हमें कोई नहीं बताता, लेकिन लोगों को पता लग जाता है जिस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी पंजाबी प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया, तो गार्गीगढ़ मेरे ख्याल से मनोहर लाल खट्टर खेमे की पहली पसंद हो सकती है। और अगर कोई प्रत्याशी किसी और को कास्ट की, जैसे वैश्य समाज से कोई उतारा गया, तो वैश्य समाज में ले दे के जिस तरह से 2 नामों की चर्चा हो रही है, चाहे वो नवीन गोयल हो या फिर मनीष मित्तल हो, तो मेरे ख्याल से अगर राव इंद्रजीत की चली तो मनीष मित्तल
प्रत्याशी हो सकते हैं। नाम तो हम जीएल शर्मा का भी सुन रहे हैं लगातार। देखिए, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि पिछले रिजल्ट्स को देख के पार्टियां प्रत्याशियों पर दाव लगाती हैं जी। और अभी तक ऐसा कोई फीडबैक नहीं है कि किसी ब्राह्मण प्रत्याशी ने कांग्रेस गुड़गांव में कोई चुनाव लड़ा हो और जीत हासिल की हो। एक वोटिंग का समीकरण भी होता है, जिस तरह से अगर मुझे नहीं लगता कि अगर बहुत आंधी चल रही होती या बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में अगर बीजेपी होती तो शायद किसी को भी खड़ा कर देती, लेकिन ये चीज़ें सारी नोट की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से किसी दूसरी कास्ट के प्रत्याशी को आप ला के सामने खड़ा कर देंगे और लोग मान जाएंगे, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। अभी हम बादशाहपुर की बात करते हैं, ये सीट काफ़ी चर्चा में है। अगर यहाँ से भाजपा देखते हैं तो पहले राव नरबीर का नाम था, अब एकदम से चर्चा में है सुधा यादव का नाम। देखिए, सुधा यादव पिछले 2 दशक से सक्रिय राजनीति से बहुत बाहर रही हैं और वो गुड़गांव से एक चुनाव लड़ भी चुकी हैं जी। उनकी जमानत जब्त हुई थी। तो मेरे हिसाब से सुधा यादव जी के लिए ये जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं है जी। मेरे हिसाब, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और जब इतनी समझ राजनीति की मेरा जैसा एक छोटा सा व्यक्ति रख सकता है, तो शायद पार्टियां तो बहुत बड़े लेवल पे सोचती हैं। वो ठीक है कि वो जो राजनीति में आता है वो उनका पहला ध्येय होता है कि वो चुनाव लड़े और आगे पहुँचे। तो सुधा यादव ने भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपना पक्ष रखा होगा, वो भी चुनाव लड़ने की इच्छुक होंगी। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि पार्टी क्योंकि जिस तरह से पार्टी का सर्वे हुआ, एक नहीं 3 सर्वे हुए जहाँ तक हमारी नॉलेज में है, क्योंकि एक आध सर्वे में तो मुझसे भी संपर्क किया गया। तो मेरा मानना यह है कि अगर पार्टी सही मायने में सर्वे करा रही है तो मुझे नहीं लगता कि राव नरबीर के अलावा अभी भी कोई बादशाहपुर से सीट निकालने की पोजीशन। मनीष यादव का, जोहार यादव का, ये 2-3 नाम है जो अभी चर्चा में है, इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मनीष यादव ने पिछला चुनाव लड़ा, वो टिकट लेके आए और चुनाव पार्टियां प्रतिनिधि चुनती हैं, सामने भेजती हैं, तभी लड़े जाते हैं। और मनीष यादव ने जो चुनाव लड़ा वो बहुत पिछला चुनाव के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, बहुत अग्रेसिव और बहुत ही सलीके से चुनाव नहीं लड़ा गया। क्योंकि मैं आपको एक रीज़न बताऊँ उसका, क्योंकि अचानक मनीष यादव को ये टिकट सौंपा गया था। किन परिस्थितियों में उनकी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि हर ये कयास होते हैं और कयास दिमाग में वैसे ही उपजाए जाते हैं और वैसे ही सामने आ जाते हैं। तो मेरा जब मानना है कि जिन परिस्थितियों में मनीष यादव चुनाव लड़े वो परिस्थितियां आज नहीं हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज बीजेपी जिस पोजीशन में है, जिन हालात में बीजेपी खड़ी है, उन हालात में कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता सिंगल एक, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने गलतियां की। कुछ टिकट ऐसे दिए, हमारे यहाँ अहिरवाल की कुछ ऐसे टिकट ऐसे थे, विपुल गोयल का टिकट काटा, राव नरबीर का टिकट काटा, या कापड़ीवास का टिकट काटा गया, कई 4-5 तो हमारे यहीं थे। तो उन संदर्भ में जो उनके रिजल्ट आए उस पर हालात ये हो गए कि बीजेपी अचानक सदमे में थी कि ये हो क्या गया, क्योंकि वो बहुत कुछ मान के चल रही थी। 75 पार का नारा अगर मान के चल रहे थे तो कहीं ना कहीं 50-55 तो उन्होंने सोच भी रखा होगा, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं था। और ये सारी चीज़ें हुई वो टिकट बांटने पे, टिकट बहुत सारी, उन्होंने सोचा किसी को भी दे दो, कोई भी लड़ेगा और जीत जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो स्थिति बीजेपी की अब है नहीं, क्योंकि ठोकर खा चुकी है, पहले ही हार का मुंह देख चुकी है। तो अब वो जिस तरह से बैकफुट पे आई, विपुल गोयल की भी चर्चा हो रही है, राव नरबीर की भी चर्चा हो रही है, वो अदर से सुनील मुसेपुर की भी टिकट काटने की बात हो रही है। चलो दें किसी को भी, लेकिन चेहरा तो बदला जा रहा है, चाहे वो घर में भी हो। चेहरा जब आप एक प्रत्याशी की वाइफ को तो टिकट दे सकते हैं, इट मीन्स उस चेहरे पे डाउट है ना आपको जी। जब आप वो चेहरा बदला जा रहा है, तो निस्संदेह ये चीज़ें उनके दिमाग में हैं। और मैंने पहले कहा कि जब हमारे जैसा छोटा आदमी सारी चीज़ें सोच सकता है, तो पार्टी के थिंक टैंक और पार्टी बड़े लेवल पे सोचती है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि इस बार जो गलती बादशाहपुर में पिछली बार हुई थी पार्टी वो नहीं दोहराएगी। और अगर हम कांग्रेस की बात करें बादशाहपुर से, तो
देखिए राव धर्मपाल बहुत, के बेटे हैं हाँ, बहुत बड़े नेता रहे हैं। फिर एक और नया चेहरा भी है उनके पास, काफ़ी समय से उन्होंने प्रयास भी किया है, वो एक्टिव भी है, युवा भी है, वर्धन यादव के जी। रूप में। फिर देखिए कांग्रेस और बीजेपी एक बुनियादी फ़र्क है दोनों में। बीजेपी संगठन बेस पे जी। बहुत सारे फैक्टर हैं, आरएसएस फैक्टर हो गया, संगठन बेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें चलती है, पर कांग्रेस में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। पिछले 15-20 साल से संगठन भी नहीं है, और वो एक मुख्य धारा जो सीधे ऊपर के प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं, वहाँ से अगर कोई ले आए तो कोई भी लाग सकता है। ये कोई कांग्रेस की सीट के लिए टिकट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें मुझे लगता है कि हम जैसों का कयास लगाना भी बेवकूफ़ी होगा कि कांग्रेस के लिए हम कयास लगाएं। बादशाहपुर में एक और फैक्टर है, अगर हम बात करें तो राकेश दौलताबाद की वाइफ कुमुदनी, उनका नाम आ रहा है चुनाव लड़ने में। अगर वो चुनाव लड़ती है और ऐसा होता है कि कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है, तो क्या समीकरण बदलेंगे? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि कुमुदनी बहुत कभी भी सक्रिय नहीं रही राजनीति में। एक आप ये कह सकते हैं कि सहानुभूति वोट जो है वो उनके पक्ष में जा सकता है, लेकिन कितने लेवल पे जा सकता है। देखो मुझे लगता है कि बादशाहपुर की जो सीट जो हम पहले जिक्र कर रहा था मैं भी, कि एक शहरी सीट है, बहुत सारी सेक्टर्स, कॉलोनियाँ, हाई राइज सोसाइटीज़, वो लोग किसी पक्ष में ऐसे नहीं जाते, ना ही कोई सहानुभूति वोट होता है उनका। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि जो कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, जो भाजपाई हैं वो जो विचारधारा को लेकर जो बात है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें किसी चेहरे से या किसी उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। जी, बादशाहपुर से एक नाम आरती राव का भी चलता है भाजपा के टिकट पर। अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव में यहाँ से बड़ी जीत हासिल करी थी। अब बीच बीच में उनकी बेटी का नाम आता है कि आरती राव यहाँ से आ सकती है। देखिए मैंने आपको अभी स्वामी धर्मदेव वाला संदर्भ बताया जी, कि मुझे लगता नहीं कि राव इंद्रजीत सिंह इधर का रुख करेंगे। वो उनके पास बहुत सारे क्षेत्र हैं, अटेली, कोसली, रेवाड़ी, वो उनके अपने एरियाज़ हैं, और उन एरियाज़ में आज भी उनकी पकड़ है। और वो आकर बादशाहपुर में, ठीक है लोकसभा का संदर्भ है, सिर्फ शहरी सीट होने के कारण आपने जिक्र किया कि लोकसभा में उन्होंने लीड ली, तो वो जो भाजपा और कांग्रेस का जो फाइट है वो उस संदर्भ में उनकी लीड थी। और अगर ये है कि कोई राव इंद्रजीत के नाम को लेकर यहाँ बादशाहपुर में उन्हें लोकसभा में वोट मिली, तो मुझे नहीं लगता ये न्याय संगत होगा। अब बात कर लेते हैं पटौदी की। पटौदी में पहले भाजपा उम्मीदवारों की ही बात करते, इसी सीरीज में हम चल रहे हैं। देखिए पटौदी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो रिजर्व मतदाताओं के साथ साथ एक खास वोट बैंक है, जिसे हम ओबीसी अहीर वोट बैंक की बात करते हैं। वो जो वोट बैंक है वो राव के प्रति हमेशा लॉयल रहा है, और राव इंद्रजीत के सहयोग से ही यहाँ से प्रत्याशी जीतते आए हैं जी। उनकी परफॉर्मेंस उनके आधार पर रही है, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। और मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरा मानना है कि राव साहब जिसकी तरफ होंगे वो वहाँ का विनर होगा। और इस संदर्भ में देखिए परिस्थितियाँ कभी भी कैसे भी चेंज हो सकती हैं, वो हम कतई मोहर नहीं लगा सकते कि जो ये कह दिया है पिछली बार ये हुआ था तो अब की बार ये हो जाएगा, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन निश्चित तौर पर पिछली परिणामों से हम लोग आगे का अनुमान लगाते हैं, और उस अनुमान के तहत है कि वहाँ राव साहब के सहयोग के बिना आज तक ना कोई प्रत्याशी जीता है, और मुझे आगे भी संभावना नहीं लग रही। अगर हम नाम देखें तो जैसे जरावता, बिमला चौधरी, ये कुछ नाम है, और बिमला चौधरी तो मंच से भी कह चुकी हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी। तो अगर हम नामों का जिक्र करें तो नाम क्या होंगे वहाँ से? देखिए कोमल जी, नाम इसलिए बताना बहुत कठिन है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी से राव साहब जिसे चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी इस वक्त कतई यूँ समझ लिए कि रिस्क लेने के मूड में नहीं है, और ना ही इस वक्त परिस्थितियां हैं कि वो रिस्क ले, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी जिस मोड पर खड़ी है
उसमें वो रिस्क नहीं ले सकती, ना ही राव इंद्रजीत को नाराज कर सकती है, राव नरवीर को नाराज कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को जो मिलेगा वो गर्व करेगी। मुझे नहीं लगता कि ये अभी देख लीजिए ना कि सबसे पहला ऐतराज राव इंद्रजीत को नरवीर की टिकट पर होता था। अब एक स्वर मतलब कुछ भी नहीं है, आहट भी नहीं है जी। तो बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। और जहाँ तक पटौदी सीट का सवाल है, राव इंद्रजीत जिसे चाहेंगे उसे जिता के लाएंगे। और अगर यहाँ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो यहाँ तो फाइट में होगी, तो कांग्रेस का क्या समीकरण रहेगा अपने कैंडिडेट को चुनने में? इस बार कांग्रेस फाइट में रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दलित वोट कांग्रेस की तरफ झुकाव में आया है और ये एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होने के नाते दलित वोटों की संख्या अधिक है। अगर वो दलित वोट लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस की तरफ रुख कर गया तो फिर निस्संदेह यहाँ बहुत ज़बरदस्त फाइट देखने को मिल सकती है। और अगर हम सोहना में देखते हैं तो वहाँ बीजेपी और कांग्रेस में क्या रहने वाला है, फाइट कैसी होगी? देखिए, सोहना का एक पार्ट जो है वो मेव मतदाताओं का है और वहाँ पिछले समीकरण की बात करें तो जिस तरह से तावड़ू और सोहना शहर ने संजय सिंह को आगे बढ़ाया, संजय सिंह को विजय पताका भी दी, तो अब मेरे ख्याल से जिस संजय सिंह शायद इसे भुना नहीं पाए और मजबूरन संजय सिंह का टिकट पार्टी को काटना पड़ रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद संजय सिंह अब वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को जैसे पहले उतारती आई है, जावेद को उन्होंने पिछली बार उतारा, जैसे वो उतारती आई है और या फिर किसी पावरफुल गुजर को वो सामने उतार सकती है, तो बहुत ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। इस बार पिछली बार की स्थिति नहीं रहेगी कि बीजेपी बहुत आसानी से सोहना की सीट ले जाए। और सोहना में जितेंद्र भारद्वाज, उनकी क्या भूमिका रहेगी? हुड्डा के काफ़ी खास माने जाते हैं। जितेंद्र भारद्वाज, जहाँ तक मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी का आपको संदर्भ दूं, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो संगठन में पद है उनके पास, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो चुनावी राजनीति के घोड़े नहीं हैं जिनको पार्टी दौड़ा सके। वो कैंडिडेट ला सकते हैं, किसी की सिफारिश कर सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, उनको जिताने की पोजीशन में ला सकते हैं, लेकिन खुद लड़ने की पोजीशन में जितेंद्र भारद्वाज नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक मैं कन्फर्म हूँ कि उन्होंने टिकट मांगा भी नहीं होगा। अभी अगर हम पूरे दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं, फरीदाबाद से भिवानी महेंद्रगढ़, तो वहाँ पर क्या रहने वाला है? भाजपा और कांग्रेस के बीच आप फाइट कैसी देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अहिरवाल का क्षेत्र ऐसा है जो काफ़ी समय से बीजेपी, पिछले 2 बार से बीजेपी के पक्ष में वोट करता आया है। और यही जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल को अगर मिला दें तो बीजेपी इसी से कंफर्टेबल पोजीशन में आई, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो। और इस वक्त कांग्रेस ने भी पूरा फोकस इन्हीं 2 क्षेत्रों पे दिया है। अगर कांग्रेस इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी 19-20 भी अगर नुकसान पहुंचा पाई बीजेपी को, तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी और बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएगी। अगर हम हरियाणा में बात करें तो 2 गठबंधन हुए हैं। एक हुआ है जजपा का और रावण वाली जो पार्टी है उसका, चंद्रशेखर रावण वाली पार्टी का, और एक गठबंधन हुआ है इनेलो और बसपा का। इस गठबंधन से आपको क्या लग रहा है, ये जीवनदान दे पाएंगे इन दोनों पार्टी को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की ही फाइट है। ये पार्टियां बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं रखती हैं। और रही बात गठबंधन की, तो जिस तरह से एक आवाज़ आ रही है कि इन दोनों गठबंधन को वोट कटवा का नाम दिया जा रहा है, अक्सर बहुत सारे राजनीतिक हलकों में से वोट कटवा कहा जा रहा है। तो अगर वोट कटवा की स्थिति है तो कोई थोड़ा बहुत प्रभाव, जो सीटें बहुत कम मार्जिन से जीती या हारी जाती हैं, उन पर तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है वोट कटवा का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बहुत एक तरफा या बहुत बड़े मार्जिन की जो सीटें हैं उन पर इन बीएसपी या आईएलडी का गठबंधन हो या जेजेपी या एसपी का
गठबंधन हो बहुत ज़्यादा असर डालने वाली स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ, विधानसभा क्षेत्र थोड़ा सा छोटे क्षेत्र में जाता है और उसमें कई सीटें ऐसी निकल आती हैं जो बहुत कम मार्जिन से जीती या हारी जाती हैं। उन सीटों पर अगर वोट कटवा की स्थिति बीएसपी की और एएसपी की रही तो निस्संदेह कई परिणामों पर प्रभाव डालेंगे। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो पिछले दिनों से एक चर्चा जोर पकड़ी है कि भाजपा राव इंद्रजीत या उनके अलावा 2-3 ऐसे सांसद हैं जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वा सकती है। आपको क्या लगता है ऐसा होगा, और अगर ऐसा भाजपा करती है तो इसके पीछे वजह क्या रहेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भाजपा कोई एमपीज को मैदान में उतारेगी। हाँ, हारे हुए कैंडिडेट या जिनकी टिकट कटी थी जी, वो प्रत्याशी हो सकते हैं विधानसभा के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप देखिए, वो एक कहावत है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। जी, अब बीजेपी की स्थिति है कैसे, तो बड़ी मुश्किल से तो सेंटर में 240 एमपीज आए हैं और उनमें से भी 2-4 को रिजाइन करा के या 2-4 को विधानसभा में उतारते। मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई स्थिति बनने वाली। जी, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।